ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है दैट विल बी वेव ऑप्टिक्स। तो फटाफट से आप हेडिंग डालेंगे वेव ऑप्टिक्स और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ओके। अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो मेरे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले चैप्टर की अगर आपसे बात करूं दैट विल बी हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की अगर आपसे बात करूं नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास होगा दैट विल बी इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट चैप्टर जो मेरे पास होगा इसमें दैट विल बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट करेक्ट? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं। जैसे नेक्स्ट आप लोग इसमें पढ़ोगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, एक और क्लासिफिकेशन हो जाता है। पोलराइजेशन हो गया आपके पास बच्चे डिफ्रैक्शन हो गया, आपके पास इंटरफियरेंस ऑफ लाइट हो गया। नेक्स्ट बताओ, आपके पास हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल। एक और हो जाता है आपके पास, एक और इसमें आ जाता है, एक और सब कैटेगराइज आ जाता है ईएम वेव प्रोपगेशन। ईएम वेव प्रोपगेशन। What is EM here? EM is nothing but electromagnetic. EM is nothing but here what? Electromagnetic wave propagation. तो हमें इन सारे के सारे चैप्टर्स की बिल्कुल में अच्छे से गहराई से हमें पढ़ना है। सारी की सारी चीजें हम समझते रहेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स की जितनी भी थ्योरी है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। तो अगर हम ऑप्टिक्स की हिस्ट्री पे जाते हैं तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं आपसे। वेव ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्कार्टिस ने अपनी थ्योरी, डिस्कार्टिस proposed a theory in 1837। डिस्कार्टिस proposed a theory, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सुनते चले आएंगे कि डिस्कार्टिस ने अपनी थ्योरी दी ओके 1837 में। और न्यूटन्स अगेन हर बार की तरह न्यूटन्स अगेन, दिस इज 1637 ओके। न्यूटन्स अगेन फिर से चलिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट होगा न्यूटन्स। आगे न्यूटन साहब आ चुके थे। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दे दी जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने अपनी थ्योरी दे दी दैट विल बी बेटर डिफाइंड एज द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो कि 1675 में। आपको कोई यहाँ पे सन वगैरह याद करने की कोई भी नीड नहीं है। 1675 मैं तो केवल आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ कि डिस्कार्टिस ने सबसे पहले अपनी थ्योरी देने की कोशिश की, उसके बाद न्यूटन्स ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी देने की कोशिश की। अब कॉर्पस्कुलर्स क्या होते हैं? देखो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि जो भी मीडियम होता है हमारा कॉर्पस्कुलर से मिलकर बना होता है। जो भी मीडियम होता है वो कॉर्पस्कुलर से मिलकर बना होता है। अब कॉर्पस्कुलर्स क्या होते हैं सबसे पहले आपसे बात करेंगे। व्हाट आर दीस कॉर्पस्कुलर्स? कॉर्पस्कुलर्स आर नथिंग बट पार्टिकल्स। इज इट करेक्ट? कॉर्पस्कुलर्स आर नथिंग बट पार्टिकल्स। अब कैसे पार्टिकल्स होते हैं? ये इलास्टिक होते हैं, ये मासलेस होते हैं। तो कैसे पार्टिकल्स होते हैं ये आप ध्यान रखेंगे। दीज आर इलास्टिक पार्टिकल्स, दीज आर massless particles, these are massless particles। कौन? कॉर्पस्कुलर्स की हम से बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? कॉर्पस्कुलर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रिजिड भी होते हैं। एक इसमें जो खास बात देखी जाती है कि जो कॉर्पस्कुलर्स होते हैं दे ट्रेवल, आप लिख सकते हैं दे ट्रेवल्स विथ different speed। they travel with a different speed in different medium। हर मीडियम में इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। कहने का मतलब है
कि कॉर्पस्कल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं, मासलेस होते हैं, और इलास्टिक के साथ साथ इनमें थोड़ी सी रिजिडिटी भी होती है, तो आप बोल सकते हैं ये थोड़े से रिजिड भी होते हैं. These are also rigid particles also along with elastic too, massless. They travel with a different speed with us in the different medium. Is it correct? तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने बताने की कोशिश की. नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे कि जो न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, न्यूटन साहब की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इसमें एक मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर इन्होंने ज्यादा बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन रैरर. अगर आप लोगों ने क्लास 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे बताया जाता है कि स्पीड हमेशा रैरर मीडियम की ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर. लेकिन अब एज पर दिस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी you can say the speed in the denser medium is greater than that of rarer medium. Is it correct? तो ये सारी की सारी बातें आपसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी अगर आपसे पूछता है तो आपसे क्या क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा व्हाट आर कॉर्पस्कल्स. कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं आप हमें बता दिए. कॉर्पस्कल्स आर नथिंग बट पार्टिकल्स which are elastic plus rigid as well as massless particles travel with a different speed at different media. नेक्स्ट हमने आपको बताया स्पीड भी अलग अलग होती है, डेंसर में ज्यादा होती है इस कंपैरिजन टू. दिस इज नथिंग बट द सिंपल कंपैरिजन बिटवीन द रैरर एज वेल एज डेंसर मीडियम. इतनी बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं आता. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे कि इनकी सक्सेस कहाँ तक हुई. अगर ये न्यूटन साहब ने आपकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी तो इनकी सक्सेस इनको कहाँ तक मिली. तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे सक्सेस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे इसी क्रम में आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सक्सेस ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी. सक्सेस ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी. सबसे पहले जो इनकी सक्सेस की बात आती है तो यहां पे इन्होंने बताया कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है कि इन्होंने बताया कि जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर होता है. अब रेक्टिलिनियर आप लोगों को बताया जाता है क्लास 11th में. रेक्टिलिनियर इज नथिंग बट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट का जो पाथ होता है बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ होता है. ये सक्सेस. दूसरा पोस्टुलेट जो आप लिखोगे यहाँ पे, दूसरा पोस्टुलेट जो आप यहाँ पे लिखने वाले हो, इन्होंने और क्या क्या एक्सप्लेन किया, किसने, न्यूटन साहब ने. इन्होंने एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन. सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा बिल्कुल. ही ऑल्सो एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट के ऑप्टिक्स के संदर्भ में कैसे बातचीत करेंगे इसकी. देखो रिफ्लेक्शन में आपका क्या होता था, मिरर होता था. पार्टिकल्स आते थे ऐसे, पार्टिकल्स आए टकराए, दिस इज व्हाट, मिरर होता था ये आपका, याद आया मिरर. और पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट होके चले गए. इस तरह से ये क्या होता था, इसका प्रोपोगेशन होता था. पहले हमने आपको बता दिया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. देखो लाइट एक ही स्ट्रेट पाथ में आ रही है, एक ही प्लेन में जा रही है. दूसरा पोस्टुलेट हमने आपको बताया कि उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया. इसी के साथ तीसरा पॉइंट की मैं आपसे बात करूंगा. ऑल्सो एक्सप्लेन, he also explained refraction of light. He also explained the refraction of light. What is refraction of light? देखो जरा, ये आपके पास कोई सा भी मीडिया होगा, मीडियम होगा ये, ओके, दिस विल बी मीडियम. और कोई भी पार्टिकल रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है, ये ऐसे चेन आ रही है ना. आपने पढ़ा है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. तो इस तरह से इसका प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलेगा किसी भी मीडियम के अंदर. बीच में आप बना देते थे क्या, नॉर्मल, ऐसे इधर पे नॉर्मल मिलता था आपका. तो ये नॉर्मल होता है आपका. जब हम आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तब आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा. इज इट करेक्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, सब कुछ बढ़िया से आ रहा है.
नेक्स्ट हम बात करें, हमने इनकी सक्सेस की बात कर ली। सक्सेस में हमने क्या क्या बता दिया आपको, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेलियर की, जो आपको कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो कि आपके न्यूटन साहब ने दी थी, उसके फेलियर्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे फेलियर ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फेलियर ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फेलियर 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 ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फेलियर ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब सबसे पहले फेलियर की अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे कि न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी बता तो दिए, काफी सारी सक्सेस बता दी, लेकिन क्या क्या चीज नहीं समझा पाए, क्या क्या चीज नहीं बता पाए। तो पहली जो हमारे पास चीज आती है दैट विल बी इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट नहीं बता पाए। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें, नेक्स्ट विल बी डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन नहीं बता पाए। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें दैट विल बी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इज इट करेक्ट? दिस इज व्हाट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलर। अच्छा, ये तीनों के तीनों शब्द आप लोगों के लिए, तीनों के तीनों वर्ड्स आप लोगों के लिए नए होंगे, आई एम श्योर नए होंगे आप लोगों के लिए, तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाइगेंस के बाद सेकंड चैप्टर जो आपके पास आएगा दैट विल बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर आएगा दैट विल बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर आएगा दैट विल बी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तीनों ही अपने अपने चैप्टर्स हैं, तीनों की आपको डीप में स्टडी करना है, इसलिए कोई यहाँ पे डरने की नीड नहीं है कि कैसे ना हो। नेक्स्ट, ये तो इन सबके हो गए फेलियर की, ये जो है पता नहीं पाए। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या, क्या कहानी है कि ये रुक गई ऑप्टिक्स की? ऐसा नहीं हुआ, और भी काफी सारी थ्योरीज आई हैं। अगर आपको बता दें यहाँ पे 1850 में फोकल्ट साहब आए थे, यहीं पे स्टार लगा के लिख सकते हैं, 1850 में फोकल्ट ने एक्सप्लेन किया, Foucault explained that speed in error is greater than that of denser medium। पैरेलल मीडियम और डेंसर मीडियम आपको ऑप्टिक्स में बताएंगे। अभी केवल नोट पॉइंट में लिख सकते हो कि फोकल्ट ने कहा था कि स्पीड जो है रेयर में ज्यादा होगी, जबकि अगर हमने आपको बताया था अभी कि न्यूटन साहब ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया था कि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, लेकिन फोकल्ट साहब ने उनको करेक्ट करते हुए बोला कि नहीं, रेयर में स्पीड ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि फाइनली आप लिख सकते हो अपने में, कॉपी में नोट डाउन करोगे, फाइनली न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी गेट्स रिजेक्टेड। न्यूटन साहब की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो फटाक से रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आए, एक मिनट, लेट मी रब दिस। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आए जो कि डच थे, ओके, डच साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट जिनको हम बोल रहे हैं हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इनका ओके, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कब इन्होंने अपनी थ्योरी दी, ध्यान रखेंगे 1678 में, ओके, 1678 में। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, टाइमलाइन पे अपना गौर नहीं दीजिएगा, कोई नीड नहीं है इसकी, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइमलाइन। इज इट करेक्ट? नाउ कौन आ गया? हाइगेंस, जो कि हमारा पहला चैप्टर भी है, यहाँ से आपका बेसिकली चैप्टर शुरू हो जाता है। अब देखो इन्होंने बोला क्या, ये समझना। इन्होंने बोला ही सेट, लिखते चलेंगे साथ में, ही सेट दैट लाइट is a mechanical
वेव। लाइट कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। ओके, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ये बात आपकी बहुत काम में आने वाली है। मैं आपको अभी से बता के चलता हूँ, ये वाली बात जो है मैकेनिकल वेव, लाइन काफ़ी छोटी सी है, इजी दिख रही है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, याद रखना। इन्होंने बोल दिया लाइट एक मैकेनिकल वेव है और एवरीवेयर अ मीडियम ऑफ ईथर। नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखोगे, एवरीवेयर अ मीडियम ऑफ ईथर इज प्रेजेंट। क्या बोला हमने? एवरीवेयर अ मीडियम ऑफ ईथर इज प्रेजेंट, ये स्प्रेड कह सकते हो। और जो ईथर होता है आपका, ईथर बच्चा जो आपका होता है, जो होता है काफी वेरी डाइल्यूट। कैसा होता है ये? ईथर जो आपका होता है काफी ज्यादा डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जो कि कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, यानी कि पतला। और दूसरी बात हम आपको बता दें, इट इज हाईली इलास्टिक। क्या बोले? हाइगेंस ने अपनी थ्योरी दी, वेव थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट 1678 में। दूसरी बात उन्होंने बताई कि भैया लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जहाँ पे जो भी मीडियम होगा उसमें सब जगह एक ईथर नाम का शख्स प्रेजेंट होता है, ईथर नाम की एक चीज प्रेजेंट होती है। और जो ईथर होता है वो काफी ज्यादा डायल्यूट होता है, काफी ज्यादा फाइन होता है, और बोला गया था काफी ज्यादा क्या होगा आपका, हाईली इलास्टिक होता है। इज इट करेक्ट? तो हाइगेंस इतने बोल के रुक गए थे, लेकिन इनकी जो सक्सेस थी वो थोड़ी सी इनसे ज्यादा थी। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इनकी सक्सेस, कहां तक ये सफल रहे अपने मिशन में। ओके, इन्होंने वेव थ्योरी तो दे दी, लेकिन कहां तक ये सफल रहे उसकी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले इन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जो कि न्यूटन साहब भी दे चुके थे। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट मेरे पे इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करके दिखाया, रिफ्लेक्शन को बकायदा उन्होंने प्रूव किया। नेक्स्ट देखो और देखते चलो, नेक्स्ट इन्होंने रिफ्रैक्शन को प्रूव करके दिखाया, रिफ्रैक्शन को मैंने प्रूव करके दिखाया, नॉट मैंने, हाइगेंस साहब ने। नेक्स्ट हम आपसे बात करें इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किए आराम से। ओके, नेक्स्ट हम आपसे बात करें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी ये प्रूव किए। नेक्स्ट हम आपको बता दें इनका फेलियर क्या रहा। फेलियर इनका ये रहा, हाइगेंस साहब का could not explain, लिख देना यहाँ पे, could not explain the polarization of light। क्या लिखोगे? फेलियर में, किसके फेलियर में? हाइगेंस साहब के। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो आराम से। ये तो हो गए उनके सक्सेस, सारे के सारे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑल दीज आर कॉल्ड सक्सेस ऑफ द हाइगेंस वेव थ्योरी। नेक्स्ट फेलियर की हम बात करें, he could not able to explain the polarization of light। is it correct? he could not explain the polarization of light। कौन? हाइगेंस साहब पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ओके, नाउ हाइगेंस प्रिंसिपल की अगर आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे बच्चा हाइगेंस प्रिंसिपल। सो हेडिंग डाल लीजिएगा हाइगेंस प्रिंसिपल। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन वेव थ्योरी का। ओके, ऑप्टिक्स में हमने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की कि कैसे ऑप्टिक्स आई, कैसे वेव ऑप्टिक्स बनी, वेव्स के बारे में जानकारी किन किन लोगों ने दी। सबसे पहले डिस्कार्टिस ने अपनी थ्योरी दी, उसके बाद हमने आपको बताया न्यूटन साहब ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। तो न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की सक्सेस हमने आपको बताई, उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, बट failed to explain the interference of light, diffraction of light and the polarization of light। नेक्स्ट हमने आपको बताया हाइगेंस भी आए। हाइगेंस ने बताया कि एक जो मीडियम, हर मीडियम में ईथर प्रेजेंट होता है, ईथर काफी ज्यादा डाइल्यूट होता है और इलास्टिक होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ईथर जो आपका होगा, ये ईथर छोड़ो, उनकी सक्सेस की हमने जानकारी ली। सक्सेस में उन्होंने बताया कि उन्होंने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, रिफ्रैक्शन को प्रूव किया, पोलराइजेशन प्रूव नहीं कर पाए। इवन उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी प्रूव करके सब कुछ दिखा दिया था। इवन ये आपके नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाले हैं।
आगे आपसे हम बातचीत करते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल। व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल? हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 1। ओके, वेव ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर यहां से स्टार्ट है। डेफिनेशन पे आते हैं, लिखना when the ray of light lets particles starts to vibrate. When the ray of light lets particles starts to vibrate, the locus drawn to the particles which are vibrating in the same phase give rise to the wavefront. मैंने यहाँ पे लिखा है कि when the ray of light lets particle starts to vibrate, the locus drawn to the particle which are vibrating in the same phase give rise to the wavefront. अब बात को समझिएगा, जो मैंने लिखा है यहाँ पे उस चीज को समझो। लेट से मैं हमेशा की तरह एक कैंडल का एग्जांपल दूंगा इस बार भी। लेट से आपके पास ये कोई कैंडल होगी, ओके, इज इट करेक्ट, और आपने इसको बंद कर दिया, कैंडल जल रही इस तरह से, ओके। चलिए थोड़ा छोटा कैंडल लेने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस, ओके। कैंडल आपने जला दी। अब पॉसिबिलिटी है कि कैंडल के जहां जल रही होगी उसके सराउंडिंग में पार्टिकल्स होंगे, ओके, मीडियम रहा होगा कुछ ना कुछ, तो मैंने ये पार्टिकल्स बना दिए, इज इट करेक्ट। अब देखना, ये जो पार्टिकल्स हैं, ओके, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो, इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी किसके द्वारा, जो कि कैंडल जल रही थी, इन पार्टिकल्स को इससे एनर्जी मिलेगी। अब जैसे ही इन पार्टिकल्स एनर्जाइज होंगे, जैसे ये सारे के सारे पार्टिकल्स एनर्जाइज होंगे, किससे एनर्जाइज होंगे, इसकी लॉ से। एनर्जाइज होने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे। सबसे पहले क्या बोले हम, एनर्जाइज होंगे, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होंगे कि नहीं, एनर्जी आएगी, टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस इनमें स्टार्ट होंगे। अब देखना, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकस ड्रॉ कर रहे हैं। लोकस अगर हम ड्रॉ करें ऐसे पार्टिकल पे जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, तो मैंने लेट से लोकस ड्रॉ कर लिया। ये मान चलो यहाँ पे भी इस तरह से सारे के सारे जो पॉइंट्स थे उनको मैंने ज्वाइन किया। लोकस को मतलब ज्वाइन करना कुछ, अगेन ये, तो ये जो आप देख रहे हो उस तरह से हम बनाते जा रहे हैं, ये दीज आर कॉल्ड द वेव फ्रंट। और इसी के बाद से ही आपकी रोशनी फैलना चालू हो जाती है जैसे ही आप कैंडल को बंद करते हो। एक बार फिर से, किन पार्टिकल्स को ज्वाइन करना है, जिनका लोकस कैसा हो, सेम हो। लिखा है ना, पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज गिव राइज टू द वेव फ्रंट। तो लोकस ड्रॉ किन पे करना है, जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं एक ही फेज में, इज इट करेक्ट। तो सारे के सारे ये पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे थे कि सबको मैंने ज्वाइन कर लिया, और धीरे 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 क्या है, रोशनी फैलती चली गई। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी चीजें, दीज आर कॉल्ड व्हाट, वेव फ्रंट। दीज आर कॉल्ड व्हाट, वेव फ्रंट। और धीरे धीरे वेव फ्रंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेट्स से एक और एग्जांपल देते हैं। आप लोग घर में दिवाली वगैरह में दिया वगैरह में जलाते होंगे, ओके, लाइक इस तरह से आपका कुछ दिया होता है, ओके, लाइक दिस। तो इसके सराउंडिंग में पार्टिकल्स में आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स जो है एनर्जाइज होंगे, एनर्जी मिलेगी उनको। एनर्जी मिलने के बाद हमने आपको बताया, जैसे इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी ये वाइब्रेट होंगे, और
उन पार्टिकल्स को हमें ज्वाइन करना है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे तो हमने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। यही जो ज्वाइन वाला पार्ट होता है, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड वेव फ्रंट। तो आपके पास एक नई चीज आ गई यहाँ पे, वेव फ्रंट। तो हाइगेंस ने बेसिकली किसके बारे में आपको बताई, जानकारी दी, वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई थी? कोई भी दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं आपसे हाइगेंस प्रिंसिपल की। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जब भी कोई रे ऑफ लाइट जलेगा पार्टिकल वाइब्रेशन में आ जाएंगे और लोकस उन पार्टिकल पे ड्रॉ करना है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, और जिससे रिजल्टिंग क्या बनता है, रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, आप एट द एंड ऑफ द डे यू कैन से वेव फ्रंट हमें यहाँ पे मिलता है। बात समझ में आ गई बढ़िया से। नेक्स्ट जो हम इसमें आपसे बातचीत करेंगे दैट विल बी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ओके, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फिर हम डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखोगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ओके, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला लिखोगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओके। नेक्स्ट आप लिखोगे, इसी में नेक्स्ट लिखोगे, पहला हो गया आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट हो गया आपके पास प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ओके। तीसरा जो आपके पास हो गया, तीसरा और आखिरी, दैट विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीन तरह के आपके पास वेव फ्रंट हो गए। पहला है आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट, तीसरा है आपके पास सिलेंड्रिकल वेव। बात को समझना, व्हाट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखना, जब भी आप कैंडल जला रहे थे, जब भी आपने कैंडल जलाई थी, मैं यहाँ पे आगे एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। ये आपने कैंडल जलाई थी, इस तरह से आपके पार्टिकल थे, और पार्टिकल में आपने क्या ड्रॉ करा था, ये वेव फ्रंट बन रहे थे। तो ये जैसे भी वेव फ्रंट बन रहे थे, ये कैसे दिख रहे हैं आपको, स्फेरिकल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, क्योंकि आपका कैंडल क्या हो गया, एक पॉइंट सोर्स हो गया। व्हाट इज कैंडल, एक पॉइंट सोर्स है ये। व्हाट इज कैंडल, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यस और नो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास कैंडल। तो इसके द्वारा जो भी आपके पास वेव फ्रंट बनेंगे दैट आर कॉल्ड द स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट देख लो, प्लेन वेव फ्रंट, ओके। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में लिख सकते हो आप प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इज इट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बनता है जब सोर्स काफी दूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने रूम की बात करूं तो मेरे एक लाइट ऊपर रखी है, एक सामने से लाइट आ रही है, एक साइड से लाइट आ रही है, एक इस तरफ से लाइट है। तो मैं आपको बता दूं, जो सामने से लाइट आ रही है, सामने से जैसे ही आपकी लाइट आ रही है और इस वॉल पे पड़ी या इस बोर्ड पे पड़ी, तो इस वॉल पे या इस बोर्ड पे जो भी वेव फ्रंट बन रहा है दैट इज नथिंग बट अ प्लेन वेव फ्रंट। तो इसको आप ये कह सकते हो कि द प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, डिस्टेंट सोर्स ऑफ, जब सोर्स काफी दूर हो आपका, जब सोर्स काफी दूर हो तब आपका जो भी आपकी लाइट होती है या वेव फ्रंट बनता है दैट इज बी प्लेन वेव फ्रंट, ओके। नेक्स्ट देख लो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, सबसे पहले हम आपको इसमें बता दें व्हाट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कैसे बनेगा। लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है कि आपके पास ये सिलेंडर होगा, ओके। लेट्स से ये कांच का हो सकता है, ये कांच का मान लिया मैंने, तो इस पे मैंने ब्लैक पूरा पेंट कर दिया, ब्लैक कलर से पूरा पेंट कर दिया। ब्लैक पेंट के बाद मैंने ब्लेड लिया, ब्लेड से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची, चारों तरफ चार लाइन खींच ली, जो भी कर्व सरफेस एरिया था सिलेंडर का। तो जैसे ही आपने सिलेंडर के बाजू में या सिलेंडर में ब्लैक करने के बाद लाइंस खींची, उससे जो भी वेव फ्रंट आपको उत्पन्न होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा वेव फ्रंट, दैट विल बी व्हाट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होगा वो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। बात समझ में आ गई। तो हमने आपको इसमें बताया आपको
व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, दूसरी बात हमने आपको बताई व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट जो कि बनेगा आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, चाहे आपको हो सकता है कैंडल दिया एंड ऑल दैट, सारे के सारे पॉइंट सोर्सेज है, इनके द्वारा जो भी वेवफ्रंट बनेगा दैट विल बी व्हाट, स्फेरिकल वेवफ्रंट। नेक्स्ट हमने आपको बताया प्लेन वेवफ्रंट, जब सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर हो, काफी दूर थी मेरी लाइट, लेकिन इस पे जो वॉल पे रोशनी मिली या इस पे जो वेवफ्रंट्स बन रहे हैं काफी सारे, उस उन वेवफ्रंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन वेवफ्रंट। ओके, नेक्स्ट हमने आपको बताया सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, जिनको कम समझ में आएगा सिलेंड्रिकल फिर से समझ लो। लेट्स से मेरे पास ये सिलेंडर रहा होगा, इट विल बी ऑफ ग्लास, पूरा ग्लास का था ये, ग्लास का ये था, इस पे मैंने पूरा का पूरा ब्लैक पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद ब्लेड से 4-5 लाइंस बना दी पूरे में। ओके, और इस तरह से आपका ये लाइंस थी, ये आपकी लाइंस थी इस तरह से, और बीच में आपकी रख दी गई थी कैंडल, बीच में आप रख दी, तो कैंडल से जो भी रोशनी निकलेगी, जो भी आपने लाइंस खींची थी, उसके द्वारा जो भी आपका वेवफ्रंट बनेगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। बात समझ में आई? ओके, तो इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे आपसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द हाइगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, फिर इसके बाद चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और खत्म करेंगे चैप्टर को। ओके, आई होप ये आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।